हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। टेकअप करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कोई इसकी फाइलम की क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है। इसमें डाइवर्स न्यूट्रिशनल टाइप्स मिलती हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स जिसमें हमारे पास क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स आ जाती हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जिसमें यूक्लिनॉइड्स को कवर करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स जो इंक्लूड करते हैं अपने में एनिमल फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स, और प्रोटोजोन्स जो कि टोटली एनिमल जैसे होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो एक एक करके हम टेकअप करते हैं। क्राइसोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। क्राइसोफाइटा के अंदर सारे डायटम्स और डेस्मिड्स आ जाते हैं। डेस्मिड्स को कॉमनली गोल्डन एल्गी बोला जाता है। डायटम्स का स्ट्राइकिंग फीचर ही ये है कि ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लैंक्टोनिक एल्गी कहलाती है। प्लैंक्टोनिक एल्गी का मतलब है ये पैसिवली पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की प्रेजेंस नहीं है। इसके अलावा इसका जो शेल होता है, मतलब जो सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एपिथीका एंड हाइपोथीका। आप देख सकते हो ये फिट इन हो रहे हैं, जैसे बिल्कुल सोप केस के 2 हिस्से आपस में फिट होते हैं। जब ये नए स्पोर्स बनाता है, फॉर्मेशन करता है अगले सेल की, तो क्या होता है, इन्हीं पार्ट्स को, एपिथीका और हाइपोथीका को ही यूज़ कर लेता है एज पेरेंट सेल वॉल और दूसरा हाफ वो फॉर्म कर लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एवरी टाइम जो भी पार्ट बचता है, चाहे अब जैसे ये और ये टूटेगा तो इसमें से ये हाइपोथीका बचेगा ना, ये भी एज एपिथीका ही बिहेव करेगा। इसीलिए प्रोग्रेसिवली एवरी टाइम ऐसे साइज ये छोटा से छोटा होता चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम को टेकअप करने के लिए ये सारे डायटम्स जो है ये ऑक्सोस्पोर्स बनाते हैं। ऑक्सोस्पोर्स को बोलते हैं रीजुवेनेसेंट स्पोर्स। क्यों बोला जाता है रीजुवेनेसेंट स्पोर्स? बिकॉज ये ऐसे स्पोर्स हैं जो कि अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर से नई सेल वॉल की क्रिएशन करते हैं, जो कि दोबारा से पहले जैसा प्रीवियस साइज जो है, एनलार्ज साइज, वैसा ही फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सिलिका की बनी होती है। बीइंग सिलिशियस ये इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाती। तो इस इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल की वजह से जब ये सेल्स मरते हैं, तो ये ऐसे था, इस पे से जब ये टूट के ये ओशियानिक फ्लोर पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ से ये नीचे से प्रेशर के साथ, हीट के साथ इकट्ठे होके कम्पैक्ट स्ट्रक्चर डायटमाइट या डायटमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो डायटमेशियस अर्थ है, इट इज़ ग्रिटीन टेक्सचर। इसी वजह से इसको पेंट्स में, ऑयल्स में, सिरप्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साउंड प्रूफिंग में ये काम आता है। इसी तरह से ये जो है, जब कोई हॉट हीट फर्नेसेस होती हैं, उनमें इसका यूसेज किया जाता है डायटमाइट का। दे आर कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। जो प्लैंक्टोनिक एल्गी है, ये डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पर डायटम्स मिलते हैं वहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो ये इंडिकेटर है पेट्रोलियम रिजर्व्स का इन ओशन। अब नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स को बोलते हैं वर्लिंग विप्स। वर्लिंग विप्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कैसे होता है कि इसकी जो बॉडी है, आप फिगर देख सकते हो, तो उसकी बॉडी में एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स ग्रूव होता है। उस ग्रूव के फरो बोलते हैं उसे, उसके अंदर जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो 90 डिग्री पे दोनों फ्लैजिला की प्रेजेंस है। उसकी वजह से जब फ्लैजिला की विप्लैश मूवमेंट्स होती हैं तो वो वर्ल करता है, ट्विस्ट करता हुआ जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम वर्लिंग विप्स। विप्स विप्लैश मूवमेंट से वर्ल करता है, स्वे करता है, इसलिए बोला जाता है। डायनोफ्लैजेलेट्स का एक और फीचर है जो एनसीईआरटी नहीं कवर करती, कि दे आर मीजोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स। मीजोकैरियन मतलब मीजो मीन्स मिडल, किसमें मिडल? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में। प्रोकैरियोट्स की तरह इसमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो हिस्टोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो नहीं होते। यूकेरियोट की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि इसके ना कम्पैक्ट से क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका स्पेशलाइज फीचर ये है कि जब सेल डिवाइड करता है ना तो डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। डायनोफ्लैजेलेट्स में गोनियोलिक्स आ जाता है। गोनियोलिक्स का स्पेशल और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये इतनी स्पीड से रिप्रोड्यूस करता है कि ऐसे लगता है जैसे रेड टाइड बनी हुई हो, इतना रेड इन कलर होते हैं ये, मरीन है तो ऐसे लगता है जैसे कि रेड टाइड आई हुई हो। साथ ही साथ इसमें एक टॉक्सिन होता है, वी कॉल इट सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन जो है इट कॉजेज PSP, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। तो मतलब एनिमल्स एज वेल एज फिश को ये नुकसान पहुंचाने वाला है गोनियोलिक्स। दूसरा एग्जांपल है इसमें नॉक्टिल्यू का, नाइट लाइट बोलते हैं उसे, वो बायोल्यूमिनेसेंट होता है, NCERT से नहीं कवर करती। तो इसके अलावा इसमें हमें याद रखना कि इसकी सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में आगे मूव कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक में हमने मोनेरा किया था। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन डिफरेंट, बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन डिफरेंट। उसके बाद प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स में सिलिका है, जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स में सेलुलोजिक प्लेट्स है। तो आपको ये याद रखने हैं, अपनी एक लिस्टिंग करनी शुरू कर दो जिसमें अलग अलग चीज़ों की सेल वॉल को आप डिनोट कर लोगे। नेक्स्ट टेकअप करते हैं, हमारे पास हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो कुछ फीचर्स प्लांट जैसे और कुछ फीचर्स एनिमल जैसे बिहेव करते हैं। कैसे? इनका मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर एक आई स्पॉट या स्टिग्मा होता है, उस स्टिग्मा में एस्टाजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है। तो लाइट एनर्जी ट्रैप करके ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट अगर वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ना पॉसिबल हो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड में चले जाते हैं। तो ये कहलाता है ऐसा न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फ्लैजिला 2, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट फ्लैजिलम होता है। इसी के साथ इसके पास साइटोफेरिंक्स होता है। साइटोफेरिंक्स से ये फूड को एनगल्फ कर सकते हैं। ये हमारे पास यूग्लिना के डिटेल्स हैं। तो यूग्लिना के बाहर अब अगेन सेल वॉल की अगर बात करें तो यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती, इसमें पेलिकल होती है विच इज़ प्रोटीन रिच। P से पेलिकल, P से प्रोटीन, आप याद रख सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर था, इसमें रिप्रेजेंटेटिव मेंबर यूग्लिना आ जाता है। यूग्लिनॉइड्स के बाद अगले ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को एनिमल फंगस ऑर्गेनिजम्स या कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट बोलते हैं। जितने भी ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सब सेप्रोफिटिक होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ओशियानिक फ्लोर पे ट्विग्स पड़े हैं, डिकेइंग लीव्स पड़ी हैं, उसके ऊपर इसकी बॉडी मूव करती रहती है। जैसे स्लाइम होता है ना, वो खेलने वाला जिससे बच्चे खेलते हैं, तो वो उसी तरह से ये ऐसे स्लाइमी होता है, ऐसे फ्लो सा करता रहता है। ये ऐसा क्यों है? इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इसका अपना कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए ऐसे लूज सा पड़ा रहता है। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं, जब तो फूड की काफ़ी अबंडेंस होती है तब तो ये सारे मिक्स अमीबी की फॉर्म में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की तरह रहते हैं। जब स्कैसिटी ऑफ फूड आती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको कम्यूनल स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं कि कम्युनिटी की फॉर्मेशन एक तरह से हो गई। अब वो एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, सारे ग्रुप हो गए ना मिक्स अमीबी। उसके बाद इसमें से स्पोरेंजिया राइज करते हैं जब इसने रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें स्पोर्स की प्रेजेंस होती है। इंटरेस्टिंगली इनके स्पोर्स की वॉल में, सेल वॉल में की प्रेजेंस होती है। मतलब स्पोर्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल अपने में कंटेन करता है। दिस इज द मेन फीचर ऑफ स्लाइम मोल्ड, जिस पे आपको एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। अब अगर हम देखें तो इसकी जो एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसकी ना वेजिटेटिव स्टेज जो होती है स्लाइम मोल्ड की, उसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो दूसरा प्लाज्मोडियम आपने क्या पढ़ा है? प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट वाला प्लाज्मोडियम जो है, इट हैज़ टू बी रिटन इटैलिसाइज्ड या अंडरलाइंड, बिकॉज ये एक जीनस का नाम है।
लेकिन जो स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम है वो वेजिटेटिव स्टेज का नाम है। इस प्लाज्मोडियम के अंदर एक नेटवर्क ऑफ वेन्स बन जाता है, उसे बोलते हैं कैपिलिशियम। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में इतना ही। स्पोर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि ट्रू वॉल की फॉर्मेशन होती है, और यही वॉल जो है ना उनको खूब रेजिस्टेंट बनाती है और वो हार्श कंडीशंस को आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। एयर करंट के थ्रू ये स्पोर्स डिस्पर्स करते हैं। अब अगला ग्रुप आता है इसमें प्रोटोजोन्स का। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये सूडोपोडिया, फॉल्स फीट या सीलिया या फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर्स बियर करते हैं। तो इसका मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बेसिस पे सारे के सारे प्रोटोजोन्स जो हैं वो क्लासीफाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें हम टेकअप करते हैं, दैट इज अमीबॉइड्स। जो अमीबॉइड्स हैं, अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स अमीबॉइड्स आती हैं। अमीबॉइड्स में अमीबा तो फ्रेश वाटर है, लेकिन जो एंटमीबा है वो पैरासिटिक फॉर्म है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबिक डायसेंट्री का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से एंटमीबा जिंजीवैलिस ये पायरिया कॉज करता है, गम्स की डिजीज़ होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे क्या कंडीशंस है उसके हिसाब से इनके वेरी करते हैं। जैसे कुछ होते हैं मरीन होते हैं, उनको बोलते हैं रेडियोलेरियंस, अमीबॉइड्स की सब कैटेगरी है। तो रेडियोलेरियंस जो है उनके शेल में सिलिका की प्रेजेंस होती है। अभी हमने पीछे किया था डायटम्स में सिलिका की प्रेजेंस थी। इसी तरह एक होते हैं फोरामिनिफेरस। फोरामिनिफेरस में कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होता है। तो वापस चलते हैं, अमीबॉइड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन जो है दैट इज सूडोपोडिया, फॉल्स फीट को सूडोपोडिया बोला जाता है। सेकेंड कैटेगरी इज ज़ूमैस्टिगोफोरा या इसको हम बोलते हैं ज़ूफ्लैजिलेटा या फ्लैजिलेट्स। तो फ्लैजिलेट्स हैं, इसका मतलब दे बियर फ्लैजिला। फ्लैजिला का क्या है, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस का कॉजल ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो इसमें पता है क्या होता है, फ्लैजिला है, वो फ्लैजिला सारी बॉडी के अराउंड एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बना देता है। वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट कैटेगरी बियर करती है सारे के सारे सीलिएट्स को। सीलिएटा ग्रुप में सारे के सारे सीलिएट्स आ जाते हैं। तो सीलिएटा में और फ्लैजिलेट्स में क्या डिफरेंस है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है, सीलिया छोटे साइज के होते हैं और ऑल अराउंड द बॉडी एग्जिस्ट करते हैं। सीलिया की ओर लाइक मूवमेंट्स होती हैं, जैसे हम करते हैं ना, देखते हैं केरल में बोट रेस होती है, तो बोट रेस में सारे एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अपनी अपनी ओर चलाते हैं। तो उससे क्या है कि एक इफेक्टिव स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक मिला के सीलिया मूव करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं। अब जो सीलिएट्स हैं सारे, उनके अंदर हमारे पास जो कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज पैरामीशियम, जो एनसीईआरटी कवर करता है। तो पैरामीशियम में पता है क्या होता है, पैरामीशियम की शक्ल जो है वो स्लीपर जैसी होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल। तो छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म, स्ट्राइकिंग फीचर है इसमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म होता है कि दो तरह के न्यूक्लियाई की प्रेजेंस होती है। बड़े साइज का न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और छोटे साइज का न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को टेकअप करता है। लास्ट ग्रुप जो बचता है इसमें दैट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में जैसे ऐसे होता है ना कि यहाँ कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो उसको अपीज करने के लिए उसका नाम स्पोरोजोन्स रख दिया, बिकॉज इट फॉर्म्स स्पोर्स। स्पोरोजोन्स में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो हम पढ़ते हैं दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंडिया में सबसे कॉमन है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया इसे बोला जाता है। तो इसके अंदर कोई स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, और ये स्पोरोजोइट्स होते हैं इसके, जिससे ये इन्फेक्शंस कॉज करता है। तो विद दिस हमारी प्रोटिस्टा कंप्लीट होती है।